वे शिकारी न तो उनकी भाषा समझ रहे थे और न ही उनकी मदद करना चाहते थे, बल्कि उनमें से एक ने कैरी के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। बेथ ने जब बीच बचाव किया तो उन शिकारियों ने उसे बेरहमी से पीटा और बांधकर एक तरफ फेंक दिया। कैरी की चीखों और शिकारियों के अट्टहास के बीच अचानक जंगल से फिर वही दर्दनाक रोने की आवाज गूंजी, जिसने शिकारियों के चेहरे पर भी खौफ की लकीरें खींच दी। अंधेरा होते ही वे शिकारी किसी अदृश्य आहट का पीछा करने के लिए बंदूकें लेकर जंगल की ओर दौड़े। बेथ ने किसी तरह खुद को और कैरी को आजाद किया, लेकिन तभी पूरे टापू पर गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। जब वे छुपते छुपाते किनारे की ओर बढ़े तो उन्होंने देखा कि उन शिकारियों में से एक खून से लथपथ होकर तड़प रहा था, जबकि दूसरा उसे घसीटते हुए बोट की तरफ ले जा रहा था। उन्हें समझ नहीं आया कि गोलियां किसने चलाईं और शिकारी किससे डरकर भाग रहे थे। जैसे ही उनकी बोट आंखों से ओझल हुई, कैरी ने राहत की सांस ली, पर बेथ को एहसास हो गया था कि अब वे इस टापू पर उस साए के साथ अकेले बचे हैं जो इंसानों से नफरत करता था। वो रात उन्होंने बिना सोए गुजारी, जहां हर पत्ता हिलने पर उन्हें अपनी मौत का साया नजर आता था। अगली सुबह बेथ ने हिम्मत जुटाई और कोरल की कब्र के पास गया, जहां उसे वो सैटेलाइट फोन पड़ा मिला जो गायब हो गया था। जैसे ही उसने फोन उठाया, वो अचानक बजने लगा, जबकि उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। फोन रिसीव करते ही दूसरी तरफ से किसी के भयानक तरीके से चीखने और तड़पने की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई लड़की अपनी आखिरी सांसें गिन रही हो। बेथ ने डर के मारे फोन फेंक दिया, लेकिन तभी वो केबिन, जो कल तक दूर था, अचानक उनके टेंट के ठीक सामने खड़ा था। केबिन का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला और भीतर से एक बर्फीली हवा का झोंका बाहर आया। जैसे ही बेथ पीछे मुड़ा, वहां कोरल खड़ी थी। उसका सफेद चेहरा आधा गला हुआ था, बाल बिखरे थे और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। बेथ के पास संभलने का मौका तक नहीं था। कोरल ने बिजली की फुर्ती से एक पुराना जंग लगा चाकू बेथ के सीने में उतार दिया। कैरी की आंखों के सामने बेथ का शरीर ढीला पड़ गया और वो तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। कोरल की रूह ने बेथ को घसीटते हुए जंगल के अंधेरे में गायब कर दिया और कैरी बस सुन्न खड़ी अपनी आंखों के सामने अपने पति को खोते देखती रही। वो चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज हलक में ही फंस गई थी। टापू पर अब सिर्फ कैरी बची थी और वो साया जो अब उसकी ओर बढ़ रहा था। कोरल की वो कब्र अब पूरी तरह से साफ हो चुकी थी और उसके पास एक नया गड्ढा खुदा हुआ था, जो शायद कैरी का इंतजार कर रहा था। अगली सुबह जब सूरज की धुंधली रोशनी टापू पर फाली तो कैरी की आंखें उसी कब्र के पास खुलीं। सब कुछ इतना शांत था कि उसे एक पल के लिए लगा मानो बीती रात का वो खौफनाक मंजर सिर्फ एक बुरा सपना था। वो पागलों की तरह बेथ को पुकारते हुए जंगल की ओर भागी, लेकिन उसे जवाब में सिर्फ अपनी ही आवाज की प्रतिध्वनि सुनाई दी। अचानक उसकी नजर कोरल की कब्र के ऊपर लगे एक ऊंचे पेड़ पर पड़ी, जहां से खून की बूंदें धीरे धीरे नीचे टपक रही थीं। ऊपर देखते ही कैरी की चीख निकल गई। बेथ की लाश को किसी ने बहुत ही विभत्स तरीके से टहनियों के बीच फंसा दिया था। बेथ की निर्जीव आंखें ठीक उसी गड्ढे की ओर देख रही थीं जो कोरल की कब्र के बगल में नया खुदा हुआ था। कैरी अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि मौत अब उससे महज चंद कदमों की दूरी पर है। वो बदहवास होकर समंदर के किनारे की ओर दौड़ी, इस उम्मीद में कि शायद कोई गुजरता हुआ जहाज उसे देख ले। उसने सूखी लकड़ियों और अपने टेंट के कपड़ों को इकट्ठा कर एक विशाल आग जलाई, ताकि आसमान से गुजरते विमानों को सिग्नल दिया जा सके। धुएं के गुबार के बीच उसे दूर पानी के ऊपर कोई खड़ा दिखाई दिया। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि कोरल की परछाई थी, जो शांत खड़े होकर कैरी के अंत का इंतजार कर रही थी। डर के मारे पीछे हटते हुए कैरी का ध्यान भटक गया और उसका पैर उसी जहरीली स्टोन फिश पर पड़ गया जिससे वो अब तक बचती आ रही थी। जहर के असर से कैरी का पूरा शरीर नीला पड़ने लगा और वो रेत पर गिरकर तड़पने लगी। दोस्तों, आगे कहानी में क्या हुआ ये जानने के लिए स्टोरी का पूरा वीडियो मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। वहां क्लिक करके आप पूरी कहानी देख सकते हो। और हाँ, ऐसी ही पूरी सर्वाइवल स्टोरीज के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।